हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में मुझे ये बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है। चलिए बेटा, तो गॉस लॉ क्या है, इससे पहले ये देख लेते हैं कि गॉस लॉ का यूज कहाँ पर है या गॉस लॉ की ज़रूरत कहाँ है। तो बेटा, Gauss law is used to calculate the electric field due to uniformly continuous distributed charge system। यानी कि Gauss law का यूज हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में करते हैं। नॉर्मली अभी तक हमने डिस्क्रीट चार्ज या पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है। पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है। हमने अभी तक जो पढ़े हैं वो हमने किसी पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, जैसे सपोज Q1, Q2, Q3, इनकी वजह से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले एक एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कौन किस फॉर्मूले से, 1/4πε0 Q/r² फॉर्मूले से, ठीक है। 1 by 1 इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते और ऐड कर देते। पर अगर चार्ज कंटिन्यूअस है, अब यहाँ पॉइंट चार्ज की बात नहीं हो रही, कंटिन्यूअस चार्ज हमने कल पढ़ा था, तो कंटिन्यूअस चार्ज, तो ऐसे चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाय यूजिंग गॉस लॉ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें आगे हम पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब देखते हैं गॉस लॉ कि गॉस लॉ है क्या। तो बेटा, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गिव्स द रिलेशन बिटवीन फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस एंड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज के बीच में एक रिलेशन देता है, ठीक है। यानी कि किसी क्लोज सरफेस के से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना फ्लक्स पास करेगा और उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है, इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन देगा। बड़ा आसान है। तो पहले मैं गॉस लॉ बता देता हूं कि गॉस लॉ है क्या, प्रूफ इसके बाद देखते हैं। तो मैंने एक वर्ड और यूज किया कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ अलग है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में गॉस लॉ अलग है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में गॉस लॉ जब पढ़ेंगे तब उस समय बात होगी उसकी। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बात हो रही है वो ये है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस is equal to 1/ε0 times to the net charge enclosed by that closed surface। यानी कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ किसी क्लोज सरफेस से, किसी एक क्लोज के नहीं, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए बात हो रही है, ठीक है। किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। यानी φE नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए बात हो रही है अभी, ठीक है। लॉ में लिखा है ये एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, से कितना फ्लक्स पास होगा और किसके बीच में, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज होगा। ये क्यू है नेट चार्ज। ये नेट चार्ज का कितना होता है, 1/ε0। ये समझिए कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होता है, 1/ε0 किसका, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। ये नेट चार्ज इनक्लोज्ड है, नेट चार्ज Q इनक्लोज्ड, ये क्लोज सरफेस ने इनक्लोज कर रखा है, ठीक है। ये नेट फ्लक्स है जो कि क्लोज सरफेस से पास हो रहा है और ये 1/ε0 टाइम्स, ये गॉस लॉ है। ये कहाँ वैलिड है, किस तरीके से वैलिड है, ये सारी बातें होंगी बेटा आज ही के लेक्चर में, है। पहले इसका हम प्रूफ देखते हैं जो कि अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
तो इसका पहले प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसे बेटा, देखिए प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q placed at center O of a sphere। मैंने एज्यूम किया कि एक पॉइंट चार्ज है जो कि किसी स्फीयर के सेंटर पर रखा है। स्फीयर की रेडियस r है, हैविंग रेडियस r, हैविंग रेडियस r, इसकी रेडियस r है। कोई स्फीयर है, पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। क्यों? तो सबसे पहले मैं एक स्फीयर बनाता हूं, ठीक है। जो पॉइंट चार्ज है ये इसके सेंटर पर रखा हुआ है। इसका सेंटर सपोज ये है ओ, इस पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। मैं स्मॉल क्यू नहीं ले रहा क्योंकि नेट चार्ज हो रहा है, तो क्यू की कैपिटल Q मैंने ले लिया। कहीं कहीं स्मॉल क्यू लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल नेट चार्ज, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा है सेंटर पर। इसकी रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस है बेटा r, स्फीयर है बेटा, ये रेडियस है इसकी। चलिए तो इस पर बात करते हैं। इतनी बात होगी। इस पर बेटा मैं कोई स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेता हूँ, यानी छोटा सा एरिया ले लेता हूँ इस स्फीयर पर। अब हम छोटे से एरिया की बात करें, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट, इसको नाम दे दिया डेल्टा एस, है कि कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा एस एट सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इस पहले हम इस छोटे से एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकालते हैं, फिर बाद में सारे जितने भी एरिया एलिमेंट होंगे उन सबको ऐड कर देंगे। पहले हम छोटे से एरिया एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं इससे। तो बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, डेल्टा एस इस कितना होगा वो बेटा हमें मालूम है। फ्लक्स कैसे निकलता था, अगर स्मॉल फ्लक्स है तो इसमें भी टाइम लगा दीजिए, क्या होता था E डॉट एस, यहाँ पर S क्या है डेल्टा एस। अगर स्मॉल के लिए बात होगी तो डेल्टा एस, फाई क्या होगा डेल्टा फाई, ठीक है। स्मॉल सरफेस एरिया से, स्मॉल एरिया एलिमेंट से स्मॉल फ्लक्स गुजरेगा, तो फ्लक्स को भी स्मॉल, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ई एस, ई डेल्टा एस, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा होता था एस और ई के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ई एंड एस। चलिए बेटा इसे देखते हैं आगे। अब बात आती है डायग्राम। देखिए बेटा अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, पूरे स्फीयर से, तो हम क्या करेंगे, थोड़े जितने भी फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स, ये जितने भी एरिया एलिमेंट है छोटे छोटे, हम ये सोच समझ के चल रहे हैं कि ये पूरा स्फीयर स्मॉल एरिया एलिमेंट से मिलकर बना है। हमने अगर डेल्टा एस से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लिया, सारे फ्लक्सेस को ये जोड़ दिया जाए तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, यानी कि टोटल फ्लक्स थ्रू कंप्लीट स्फीयर। अब पूरे स्फीयर के लिए बात होगी, तो कंप्लीट स्फीयर के लिए यूं समझिए, ये हो गया डेल्टा फाई साफ, और ये हो जाएगा समेशन
ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, मैं लिख देता हूं फॉर ऑल डेल्टा एस समीशन, यानी इन जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इससे पास होने वाले सब एलिमेंट्स को ऐड कर देना, तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, इस टोटल फ्लक्स को मैं सीधा समीशन में ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ, सीधा फाइव लिखते हैं, ये टोटल फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई लगा दिया। चलिए अब देखते हैं यहाँ तक की बात आ गई कि E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा, इन सारे एलिमेंट्स का जितने भी एलिमेंट्स बने होंगे उन सबको ऐड करना है, समीशन का मतलब सबको ऐड करना है। तो हमें एक चीज मालूम है, अगर इसमें से कुछ टर्म कांस्टेंट होंगे तो समीशन से बाहर आ सकते हैं, कुछ जो भी टर्म कांस्टेंट होंगे वो इस समीशन से बाहर आ सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले बात आती है ये पॉइंट चार्ज है। क्या है? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड होता है। कैसा होता है बेटा? रेडियल आउटवर्ड। कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये पहले ही बनाया था मैंने, ऐसे। कुछ पॉइंट बना लूंगा बेटा, ज्यादा पॉइंट नहीं बनाऊंगा। इस अगर ये प्लस चार्ज था, पॉइंट चार्ज कैसा है? प्लस चार्ज है, तो पॉजिटिव है तो बाहर एस आउटवर्ड, ये सारी कहाँ है? आउटवर्ड। इस पैटर्न को कहते थे बेटा रेडियल आउटवर्ड। हमें मालूम क्या कहते थे? रेडियल आउटवर्ड। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर। अभी स्फीयर, सरफेस स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पॉइंट चार्ज। देखिए बेटा, सरफेस, एक बात और लिख देता हूं, एट ऑल पॉइंट्स, ये होगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। देखिए बेटा, इस पॉइंट चार्ज Q से स्फीयर के जितने भी पॉइंट होंगे, या कहेंगे एरिया एलिमेंट मान लीजिए, एवरी पॉइंट, सभी पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, क्योंकि चार्ज कहां पर है? सेंटर, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस सेम रहेगी, सबकी इक्वल रहेगी सारी। तो Q की वजह से हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कितना रहेगा? हर डायरेक्शन सबकी अलग होगी। डायरेक्शन, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे। ये डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह ऐसे, इस तरीके, इसको कहते हैं रेडियल आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? रेडियल आउटवर्ड। यानी एक बात क्लियर हो गई कि इसके स्फीयर के सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, या कहेंगे कांस्टेंट होगा। तो इस टर्म में से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये ई कांस्टेंट रहेगा, सबका जोड़ेंगे तो भी ई, तो इसको कॉमन किया जा सकता है। अब बात आती है थीटा की। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ई एंड एस, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। चलिए देखो बेटा, डेल्टा एस हमें मालूम है एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल टू द प्लेन। मैंने बताया था आपका एरिया वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल टू द प्लेन। स्फीयर पर नॉर्मल, स्फीयर की सरफेस पर अगर कोई नॉर्मल खींचता हो किसी पॉइंट पर, तो आपको मालूम है वो हमेशा कहां से पास करेगा? सेंटर से।
स्फीयर के सरफेस पर कोई भी नॉर्मल खींचो किसी भी पॉइंट पर, है वो कहां से पास करती है, उसके सेंटर से। तो इसका नॉर्मल खींचा जाए इस एरिया एलिमेंट का, इस एरिया एलिमेंट का नॉर्मल, तो बेटा वो सेंटर से होकर गुजरेगा, सेंटर से होके पास करेगा, नॉर्मल, या कहेंगे ऐसे। इसका एरिया ये है। अगर यहाँ एरिया एलिमेंट होता तो यहाँ देखिए बेटा किधर होता, सेंटर से पास करता है। अगर ऊपर खींचता तो ऐसे होगा, तो इसका एरिया एलिमेंट ऐसे होता है। इस वाले किसी भी एरिया एलिमेंट की बात करेंगे, डेल्टा एस बी रेडियल आउटवर्ड होगा। डेल्टा एस बी अगर इनवर्ट बात की जाए तो डेल्टा एस बी क्या होगा, रेडियल आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, रेडियल आउटवर्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल आउटवर्ड, सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर भी रेडियल आउटवर्ड है। इट मींस एवरी एंड ईच पॉइंट पर ई और एस के बीच एंगल हमेशा कितना रहेगा, 0 है। तो इस बात को मैं लिख देता हूं, थीटा इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। यानी ये दो बात होगी, थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, थीटा भी हमेशा क्या रहेगा, 0। तो यहां से ई और cos थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारी ये बात क्या आ गई, फाई ई इक्वल टू ई बराबर कितना है बेटा, 1/4πε0 q/r। तो इसको लिख देता हूं 1/4πε0 और q/r। ठीक है। cos 0, cos थीटा कितना 0, cos 0, और अंदर क्या बचा, समेशन डेल्टा एस। अंदर बचा हमारा समेशन डेल्टा एस। ठीक है बेटा। तो आप ऐसे समझ के चलिएगा, इन सारी बातों को जब नोट्स बनाए तो आप यहां लिख लीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। इन्हीं के कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर एट ऑल पॉइंट इतना रहेगा, है क्योंकि चार्ज से सरफेस तक का डिस्टेंस कांस्टेंट है, रेडियस के बराबर है, इसलिए ये मैग्नीट्यूड बाय सेम रहेगा, है डायरेक्शन सबकी रेडियल, सबके अलग अलग। ठीक है। और थीटा एस और ई के बीच एवरी पॉइंट पर 0 रहेगा। ठीक है। एस और ई की डायरेक्शन स्फीयर की सरफेस पे हर पॉइंट पर सेम रहेगी, इसलिए थीटा कितना होगा, 0। तो यहां पर आते हैं बेटा। अब बाकी बात देखिए बेटा, डेल्टा एस बराबर क्या होता है, डेल्टा एस बराबर, डेल्टा एस का मतलब क्या होगा हमें मालूम है, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। ठीक है। cos 0 का वैल्यू 1 हो गई, समेशन एस बराबर होता है 4πr²। मैं लिख देता हूं समेशन एस क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये होता है बेटा 4πr²। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो डेल्टा एस की जगह मैंने क्या रख दिया, 4πr²। देखिएगा बेटा, यहां से 4π कैंसिल, r² कैंसिल, तो फाई ई बचा, क्या बचा, फाई ई बराबर q/ε। यही होता है गॉस लॉ, यही होता है गॉस लॉ, गॉस लॉ। एक बार और इसे एक्सप्लेन करता हूं बेटा मैं। देखिएगा बेटा, मैंने कहा था कि गॉस लॉ क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस।
यानी Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि एक पॉइंट चार्ज लिया, यानी नेट चार्ज कितना है Q, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने बाय सिमेट्री मैंने एक ऐसी सरफेस ली, क्लोज सरफेस, कौन सी, स्फीयर है। तो मैंने शुरू में लिखा कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस r, यानी इस स्फीयर की रेडियस कितनी मान ली मैंने, r, ठीक है। फिर मैंने इस पर एक छोटा एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट लिया, डेल्टा s, हाँ, आप अगर डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लगाते, डेल्टा s नहीं लेते, तो भी हमें मालूम है E और cos थीटा कांस्टेंट रहता है, E डॉट s सीधा भी लगाते तो भी चल जाता, पर ये करेक्ट नहीं है, ऐसे लीजिए। तो स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट डेल्टा s लिया, तो डेल्टा s से जो फ्लक्स गुजरेगा वो डेल्टा फाई इक्वल टू E डॉट डेल्टा s, E डॉट डेल्टा s को ओपन किया तो E डेल्टा s cos थीटा। टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा, टोटल फ्लक्स का मतलब है सारे स्मॉल फ्लक्सेस को ऐड कर दिया जाए, तो समेशन कर दिया, समेशन का मतलब होता है सारे इन एलिमेंट्स को ऐड करना है। अब मुझे मालूम है इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है वो समेशन से बाहर आ सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, क्यों, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर, यानी ये सरफेस है, सरफेस का डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से r है, किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए, रेडियस r है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, हमें ये फॉर्मूला मालूम है। तो मैग्नीट्यूड सभी पर सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन कैसे करी, रेडियल आउटवर्ड, ठीक है। फिर बात आई s के लिए, हैं, कि थीटा, थीटा के लिए बात आई, थीटा क्या होता है, s और e के बीच का एंगल, s और e के बीच का एंगल। तो बेटा हमें मालूम है s क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन हमेशा, तो स्फीयर के सरफेस पर अगर कोई नॉर्मल खींचा जाए किसी पॉइंट पर, तो वो हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर से, ये क्लियर है। इसका मतलब कि एरिया वेक्टर्स के सभी पॉइंटों का भी रेडियल होता है, कैसा होता है, रेडियल। अगर दोनों रेडियल, e भी रेडियल, s भी रेडियल, इट मींस एंगल हमेशा क्या होगा, एट एवरी पॉइंट थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट टर्म के बाहर ले लिए, डेल्टा s, सभी डेल्टा s को जो ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा वो बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r। तो यहाँ से आप चाहें तो ऐसे काट सकते हैं, 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमारा ये तो प्रूफ आ गया, जब भी प्रूफ आए तो आप ऐसे एज्यूम कर लीजिएगा। अब ये वैलिड कहाँ कहाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अब मैं शुरू करने वाला हूँ, कि ये गॉस लॉ कहाँ कहाँ वैलिड है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, किसकी वजह से, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, ये किस तरीके से निकालेंगे, तो ये बात मैं अभी बताता हूँ, थोड़ा सा रफ करूंगा, आप डेरिवेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, जब भी आता है इंक्लूडिंग गॉस लॉ और डेरिवेशन के साथ 3 मार्क्स का कम से कम आता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गॉस लॉ, यानी गॉस लॉ कहां कहां वैलिड है ये देखते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है बेटा कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी शेप एंड साइज क्लोज सरफेस, यानी गॉस लॉ किसी भी शेप और साइज की क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है। मैंने गॉस लॉ अभी निकला था हमारा फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, यानी कोई क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस स्फीयर मान ली, क्या मान ली, स्फीयर, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज रखा है Q, तो इस Q चार्ज की वजह से इससे जो फ्लक्स गुजरेगा, इस सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो होता है बेटा फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, ये होता है गॉस लॉ। देखिएगा बेटा यहाँ का आयरन किसी भी शेप और साइज क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है, ठीक है। देखिए बेटा फ्लक्स कौन बनाता है, फ्लक्स चार्ज बनाता है, फ्लक्स बनाने में क्लोज सरफेस का कोई भी रोल नहीं है, चार्ज फ्लक्स कौन बना रहा है, Q, जैसे यहाँ पर Q रखा है, इसके वजह से फ्लक्स कैसे होगा, देखिएगा बेटा ऐसे, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया, तो सरफेस एरिया तो जस्ट एक एरिया है, सरफेस एरिया स्फीयर का एक एरिया है, फ्लक्स या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो कौन बनाता है, चार्ज,
तो बेटा इस चार्ज की वजह से फ्लक्स बनता है, शेप का इस पर कोई रोल नहीं है। देखिएगा बेटा, यह भी स्फीयर है, अगर ये स्फीयर को मैं बड़ा कर दूं, यानी साइज बड़ी कर दी, पहली बात हो गई साइज बड़ी कर दी, तो क्या होगा, तो भी कितनी, पहले छोटे वाले से कितनी गुजर रही थी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 गुजर रही थी बड़े वाले से, हैं 8, ये कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक, हमें मालूम है, या कहीं पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा वहां तक जाएंगे। तो अभी हम ये सोचेंगे बाहर, तो बेटा अगर मैंने साइज बढ़ा दी स्फीयर की, कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ, और बड़ा कर दूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा कर दूं तो भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एक और बात, ऐसा नहीं कि ये स्फीयर हो तभी ये इतना निकलेगा, इन तीनों स्फीयर से इतना ही फ्लक्स निकलेगा बेटा, ये फ्लक्स कम या ज्यादा नहीं हो सकता, क्यों, फ्लक्स तो चार्ज बनाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसकी और ये जो क्लोज सरफेस थी, इस क्लोज सरफेस की शेप चेंज कर दी जाए, हाँ, क्लोज सरफेस की शेप कुछ ऐसे कर दी जाए, एक्सोमेट्रिकल, तो भी देखिए कितनी गई, वही सेम, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो बनाएगा वो निकलने देगा। क्लोज सरफेस है कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, किसी भी शेप या साइज की हो, हाँ, अगर मैं इसके ऊपर क्यूब रख दूं तो भी इतना ही फ्लक्स गुजरेगा, अगर मैं इसके ऊपर क्यूब बना दूं, इस चार्ज के ऊपर ऐसे क्यूब बना दिया, तो भी देखिए लाइन तो उतनी ही जितनी बननी थी, है? तो बेटा ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये क्लोज सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, क्लोज सरफेस की शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, कितनी भी साइज बड़ी कर दी जाए तो भी फ्लक्स इतना ही गुजरेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है इस पर डिपेंड करेगा, क्लोज सरफेस कैसी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी शेप एंड साइज क्लोज्ड सरफेस, बस क्लोज सरफेस होनी चाहिए, किसी भी साइज की हो किसी भी शेप की हो, डजंट मैटर, सबके लिए यही है। अगर एक गोला बना दिया, एक स्फीयर बना दिया, इसमें चार्ज है Q, ठीक है, एक क्यूब बना दिया, इसका मतलब है एक क्यूब बना दिया, और इसके अंदर भी चार्ज है Q, ठीक है, और एक और कोई शेप ले लीजिए, एक एक्सोमेट्रिकल ले लीजिए, इसके अंदर भी चार्ज है Q। तो इन तीनों से जो फ्लक्स पास होगा, इन तीनों से जो फ्लक्स पास होगा वो बेटा इक्वल फ्लक्स होगा, क्योंकि इनके अंदर चार्ज सेम है, इनके अंदर चार्ज सेम है, और कितना फ्लक्स पास करेगा, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, ये समझिएगा, ये एयर में या वैक्यूम में रखे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट किसी और मीडियम में हो तो उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट है कि टर्म Q मींस सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, यानी जो Q है, इस फॉर्मूले में जो Q आ रहा है गॉस लॉ में, जो ये Q आता है, ये Q, इसका मतलब है नेट चार्ज या सम ऑफ ऑल द चार्ज, या सम ऑफ, ये लिखो, या सम ऑफ ऑल द चार्ज, बेटा सम ऑफ ऑल द चार्ज, सम ऑफ ऑल द चार्जेस का मतलब ही नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज का मतलब क्या, सबको सम कर दीजिए, है, प्लस माइनस लेके करना होगा, बस अलजेब्रिक सम होता है, हाँ, मींस सम ऑफ ऑल द चार्जेस। देखिएगा बेटा ये कैसे है बताता हूं, ये कोई मैंने क्लोज सरफेस ली, स्फीयर, ये कोई स्फीयर, इसके अंदर अगर एक चार्ज नहीं कई सारे चार्जेस हैं, ये है Q1, एक और है Q2, ये है -Q3, ये है Q4, एक और है -Q5, इसमें लोकेशन का कोई फर्क नहीं, क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, ये क्लोज सरफेस है यानी स्फीयर है, ठीक है। तो इससे जो फ्लक्स पास होगा, इससे जो फ्लक्स पास होगा
वो किस तरीके से पास होगा बेटा, इससे फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू जो होता है वो क्यू होता है बेटा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं ले रखी तो मैं सबके प्लस माइनस लूंगा, है? इसका क्या था माइनस, और Q5 भी क्या है माइनस, सम ऑफ ऑल द चार्ज। यानी अगर Q1 होता 1, Q2 होता 2, Q3 होता 3, Q4 होता 4 और Q5 होता 5 और ये माइनस माइनस, तो बेटा इसका कितना निकलता 1 प्लस 2 प्लस माइनस 3 प्लस 4 प्लस माइनस 5 अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power minus 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाता 1 2 3 3 3 कैंसिल 6 1, ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 हो जाता। तो इससे जो नेट फ्लक्स आता वो माइनस में आता है। इसका मतलब नेट माइनस साइन का मतलब होता है नेट फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा, अंदर आएगा, यानी इसमें फ्लक्स अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, इसका नेट चार्ज क्या नेगेटिव। ठीक है, तो जितने भी चार्जेस आ जाएं उन चार्जेस का सम करिएगा। ठीक है ना बेटा, क्लोज सरफेस के अंदर कहीं भी हो। दूसरी बात, ये चार्जेस कहीं भी हो सकते हैं इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस ये चार्जेस कहीं भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सेंटर पर ही हो। देखिए मैंने प्रूफ करने के लिए चार्ज को सेंटर पर माना था, वो प्रूफ वाली बात है। प्रूफ के लिए मैंने स्पेयर लिया था, स्पेयर के सेंटर पर क्या था। तो प्रूफ एक अलग चीज होती है बेटा, प्रूफ के लिए आइडियल चीजें लेनी होती है, पर ये प्रूफ किसके लिए कि ये चार्ज कहीं भी हो सकता है। क्यों, जो चार्ज है सेंटर पर ही नहीं कहीं भी है, बस सरफेस के अंदर होना चाहिए, सरफेस पर भी नहीं होना चाहिए है। और अगर सरफेस के बाहर कोई चार्ज हुआ तो उसका इसके अंदर कोई रोल नहीं होगा। कोई चार्ज अगर बाहर है तो उसका इसमें कोई रोल नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर चार्ज बाहर है तो आउटसाइड द सरफेस है क्लोज सरफेस के, तो उसके वजह से नेट फ्लक्स 0 होता है। अगर चार्ज आउटसाइड रखा है क्लोज सरफेस के तो उस चार्ज की वजह से जितना फ्लक्स गुजरेगा उससे पास करेगा वो कितना करेगा 0 है। जितना इसमें एंटर करेगा उतना एडजस्ट कर जाएगा, तो इसकी वजह से एक्सटर्नल चार्ज की वजह से तो 0 होता है। तो इस बात को तो मैं पहले बता चुका हूं, उठाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें कहा नो मैटर, इसमें इतनी बात क्लियर हो गई कि Q का मतलब होता है सभी चार्जेस का सम। याद रखिएगा क्या होता है नेट चार्ज, बस नेट चार्ज आपको याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे Q का मतलब क्या होता है नेट चार्ज, वहां लिखा मैंने नेट चार्ज, Q का मतलब होता है नेट चार्ज। ठीक है, डेफिनेशन में भी मैंने लिख दिया था, डेफिनेशन के समय पे जब गॉस लॉ बता रहा था, गॉस लॉ में भी मैंने बताया था द टोटल या नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught time the net charge enclosed by that closed surface, ये लिखा है। तो नेट चार्ज था वहां पर और नेट फ्लक्स था। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसे। अभी मैं बताता हूं और बातें इसमें। देखिए बेटा, मैंने कहा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर कहीं भी हो सकता है, चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर कहीं भी हो सकता है। जैसे ये क्लोज सरफेस ले लीजिए, इस पे है, ठीक है। अगर ये सेंटर पर यहां रखा है तो इसने फ्लक्स बनाया कुछ ऐसे, पॉजिटिव चार्ज मान लिया तो ये ऐसे। ठीक है, अगर ये चार्ज यहां रखा होता इस पॉइंट पर तो क्या होता, इस पॉइंट पर रखा होता तो भी तो ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा उतनी इस पॉइंट पर बनाता। अलग पेन से बना देता हूं। तो देखिए बेटा, जितनी ग्रीन वो जिसने बनाई उतनी ब्लैक बनाएगा, पास करेंगी है उतनी ही इस सरफेस से पास उतनी ही करेंगे जितनी बना सकता था। ये रखा कहीं भी हो, ये चार्ज जरूरी सेंटर पर हो, कहीं भी हो सकता है, फ्लक्स सेम ही रहेगा, फ्लक्स आपका हमेशा इतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्यों चार्ज की वजह से इतना। ठीक है, ये कहीं भी चार्ज हो सकता है, बट इसका एक फर्क पड़ जाएगा बेटा कि अगर चार्ज सेंटर पर रखा था
तो ये इक्वल एरिया से इक्वल फ्लक्स गुजरता, कोई भी इक्वल एरिया ले लेते फ्लक्स इक्वल हो जाता। पर अगर इसको सेंटर पर नहीं रखा, कहीं और रख दिया, तो देखिएगा बेटा इस एरिया से यहां से लेकर यहां तक में कितनी गुजर गई, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, और बाकी एरिया से 1 2 3 गुजरी, ठीक है। और इसमें इक्वल एरिया से इक्वल, यानी सेंटर पर रखने पे एक सिमेट्री में गुजरेंगी, सिमेट्रीज में पास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर किसी और पॉइंट पर रख देंगे तो किसी सरफेस एरिया के पार्ट से ज्यादा गुजरेगा, दूसरे सरफेस एरिया के पार्ट से कम भी गुजर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि चार्ज सेंटर पर, चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर कहीं भी हो सकता है। रूल या फॉर्मूला यही रहेगा, फ्लक्स इतना ही रहेगा, जितना फ्लक्स बनाएगा वो पास बाहर निकालेगा, चाहे वो सेंटर पर रखा हो चाहे किसी और पॉइंट पर रखा हो, ठीक है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट तो आपके क्लियर होगा। अब इसके बाद 3 पॉइंट और है बेटा। ये 3 पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूजफुल है। ये 3 पॉइंट किसके लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने सबसे ऊपर लिखा था कि इस गॉस लॉ का यूज हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के लिए करते हैं, यानी जिसमें कंटिन्यूअस चार्ज है। तो कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ, है एप्लीकेशन और एग्जांपल तो और भी देखेंगे आगे। देखिए, थर्ड पॉइंट है, पहले मैं बताता हूँ क्यों क्या, फिर थर्ड पॉइंट मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, गॉस लॉ का यूज इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे करते हैं। देखिए बेटा, फाई कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, E डॉट एस, एक तो होता है E डॉट एस, किसी सरफेस एरिया से फ्लक्स किस तरीके से कितना पास करेगा उसके लिए फॉर्मूला E डॉट एस, इसको आप लिख सकते हैं E एस कॉस थीटा। और एक गॉस लॉ ने बना दिया फाई E का, एक गॉस लॉ ने क्लोज सरफेस के लिए बना दिया, क्लोज सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है बेटा। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं फ्लक्स पास करने के, हैं। अगर इन दोनों फॉर्मूले फ्लक्स इक्वल हैं, इन दोनों फॉर्मूलों का एक साथ यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से ये बनेगा E s cos थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। तो बेटा E बराबर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन s cos थीटा, ठीक है। देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल सकता है। अब इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो चार्ज पता होना चाहिए क्लोज सरफेस के अंदर, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज पता होना चाहिए। दूसरा, क्लोज सरफेस का सरफेस एरिया पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए बेटा, चार्ज हमें जो भी सरफेस लेंगे उसके अंदर का अगर हमें चार्ज पता है, हमें सिर्फ चार्ज पता है, और S जो सरफेस एरिया है या क्लोज सरफेस है वो हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, क्योंकि बेटा इसके लिए कोई शेप साइज के लिए तो फॉर्मूला है ही, ये तो किसी भी शेप साइज के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, तो हम किसी भी शेप साइज के लिए निकाल सकते हैं। ये तो इतना ही रहेगा, कोई भी शेप ले लें, हैं। इसके लिए बस मैटर करेगा कि किस शेप के लिए किस है। तो इसके लिए मैं ऐसी सरफेस एरिया लिया करेंगे, ये फ्लक्स निकालने के लिए हम ऐसी क्लोज सरफेस लिया करेंगे कि वो क्लोज सरफेस के लिए हमने चॉइस की है तो उसका सरफेस एरिया तो हमें पता ही होगा, साथ के साथ उसका जो एंगल होगा ये थीटा, यानी E और S के बीच जो एंगल होगा, तो E और S के बीच का एंगल या तो हम 90 लिया करेंगे या उस सरफेस पर 0 लिया करेंगे, या ये कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के ऊपर या तो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो उस केस में थीटा बनता है 0। परपेंडिकुलर अभी पढ़ूंगा, तो थीटा बराबर बनता है बेटा 0। और जब पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर पैरेलल होगा तो थीटा बराबर होगा 90। तो इस केस में तो फ्लक्स 0 होगा, तो इसे तो कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं, ये फ्लक्स मिल जाया करेगा। तो हमें यहाँ फ्लक्स मिल जाया करेगा, इसकी वैल्यू है, और हम इसको फॉर्मूले को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो यूं समझिए कि इन 2 फॉर्म बाय यूजिंग दीस 2 फॉर्मूला वी कैन फाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दो फॉर्मूलों को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और क्लोज सरफेस हम अपनी मर्जी से माना करेंगे, अपनी चॉइस से। ऐसी चॉइस से माना करेंगे कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा या तो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पता होना चाहिए कि किस पैटर्न का होगा, तभी तो हम सरफेस चॉइस करेंगे। तो बाकी के 3 रूल उसी के लिए, उस सरफेस को चॉइस करने के लिए। जो सरफेस हम चॉइस करेंगे उसी को गॉसाइन नाम दिया गया है, क्योंकि वो गॉस लॉ के लिए है। तो उस सरफेस, क्लोज सरफेस को नाम देंगे गॉसाइन सरफेस। तो यहाँ पर मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, द क्लोज सरफेस या गॉसाइन सरफेस मस्ट बी पासिंग थ्रू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड। यानी जो भी हम गॉसाइन सरफेस हम एज्यूम करेंगे या क्लोज सरफेस हम माना करेंगे, अभी एप्लीकेशन आएगा, देखिए बेटा डेरिवेशन कराऊंगा, तो हम ऐसी क्लोज सरफेस एज्यूम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर या तो परपेंडिकुलर हो पैरेलल हो। वो क्लोज सरफेस के लिए पहला रूल ये है कि वो उस पॉइंट से जरूर पास करेगी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया तो उस पॉइंट से वो सरफेस मस्ट बी पास, यानी उससे जरूर पास करनी चाहिए। उसे पास करने का रीजन भी है क्योंकि उसका डिस्टेंस हमारे फॉर्मूले में आ जाएगा, जो भी डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस बात को छोड़िए, बस इतना याद रखिए कि जो भी आप गॉसाइन सरफेस एज्यूम करोगे अपनी चॉइस से, गॉस लॉ में बस यही है कि हमें क्लोज सरफेस अपने एजम्पशन से लेनी होगा। तो उसके लिए रूल क्या है? उसका पहला रूल ये है कि वो उस पॉइंट से जब पर से मस्ट बी पासिंग थ्रू दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड, यानी ये वो उस पॉइंट से जरूर पास करेगी जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। ठीक है, इनका बताऊंगा, जब करेंगे तब आपको क्लियर होगा इसका। फोर्थ है गॉसाइन सरफेस हैव अ शेप सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल और पैरेलल टू द गॉसाइन सरफेस। दूसरी बात ये है कि गॉसाइन सरफेस को हम इस तरीके से एज्यूम किया करेंगे कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो भी कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पर जो हमने चॉइस किया है या तो नॉर्मल हो या पैरेलल। पैरेलल वाले केस में फ्लक्स 0 हो जाया करेगा, तो उस फ्लक्स को तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। सिर्फ हमारा जो फ्लक्स निकलेगा वो किसकी वजह से? नॉर्मल की वजह से, परपेंडिकुलर है। तो जो सरफेस होगी चॉइस भी हम ऐसी करेंगे कि नॉर्मल हो या पैरेलल है। जैसा अभी गॉस लॉ के समय पर हमने एक स्फीयर एज्यूम किया था है, और चार्ज कहाँ था? सेंटर पर है, एक पॉइंट चार्ज था। इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था इस सरफेस पर हमेशा नॉर्मल था, आपको दिखाई देगा, क्योंकि रेडियस हमेशा स्फीयर पर क्या होती है? नॉर्मल। तो बेटा ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल। इस तरीके के सरफेस चॉइस करें, ठीक है, इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पर नॉर्मल। ठीक है, तो अभी देखेंगे एक क्वेश्चन कभी कभी आ भी चलिए वो उस समय डिस्कस करूंगा मैं। 4-5 भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे तब इनका यूज करूंगा। तो ये बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा तभी आपको याद आएंगे। इनके एप्लीकेशन तो मैं अब यूज जैसे एग्जाम्पल कराऊंगा इनके तब और एक्सरसाइज कराऊंगा तब होगा। 4th पॉइंट है, तो ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो नॉर्मल हो या पैरेलल हो। 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है 5th की फॉर ए डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम गॉसाइन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। यानी अगर डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम हो, यानी डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम का मतलब है डिस्क्रीट चार्ज, यानी ये कई सारे चार्जेस। डिस्क्रीट चार्ज मतलब अलग, ये कई सारे चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 ज्यादा बना दिए, 5 तक है Q5, ये 5 चार्जेस है। और मैंने कहा किसी शेप की क्लोज सरफेस उससे कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं। तो बेटा ये जो गॉसाइन सरफेस होगी जो भी हमने ली हम अपने, ये कभी भी किसी भी चार्ज से नहीं पास करनी चाहिए, चार्ज से पास नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आपने ऐसे कर दिया, बाकियों को अंदर ले लिया, एक सरफेस पर आ गया चार्ज, तो गलत है, ये बात कैलकुलेट नहीं हो पाई। यानी सरफेस पर चार्ज नहीं आना चाहिए, सरफेस पर चार्ज नहीं आना चाहिए, इससे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये चार्ज या तो सरफेस के अंदर होना चाहिए या बाहर। बाहर हुआ ये चार्ज, अगर इस चार्ज को
बाहर कर दें, ये चार्ज क्या हो बाहर, तो हम अपने गॉस लॉ में ऐसे बाहर कर दिया है ही नहीं, तो गॉस लॉ में इस चार्ज को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इसका फ्लक्स निकालने के लिए फाई बराबर Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। ठीक है, अगर ये अंदर है, ये अंदर है तो इसी भी ऐड करेंगे Q1 है, तो ऐसे फ्लक्स निकलेगा। पर अगर ये सरफेस पर आ गया तो बात बराबर, ये सरफेस पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सरफेस के लिए कोई रूल नहीं है, या तो चार्ज अंदर होना चाहिए बाहर, ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम पे। हाँ, पर एक बात और कि गोसाइन सरफेस बट कैन क्रॉस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, पर ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को क्रॉस कर सकती है, यानी कोई चार्ज ऐसे हो, ये लॉन्ग वायर हो, ये लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर पर हम कोई भी सरफेस ले लें, गोसाइन सरफेस में सिलेंडर लूं, इसका यूज भी होगा, ऐसे सिलेंड्रिकल मान लिया, तो यहाँ ये कंटिन्यूअस चार्ज को क्रॉस कर सकती है, डिस्क्रीट चार्ज को क्रॉस नहीं करेगी, डिस्क्रीट चार्ज से होकर ये सरफेस नहीं पास करेगी, ये किससे पास करेगी, कंटिन्यूअस कर सकती है, ये रूल है, बट कैन क्रॉस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना चाहिए है आपको कि किसी भी शेप साइज के लिए वैलिड है। ठीक है, Q का मतलब होता है नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज से आप समझ गए होंगे, जो सरफेस हम अपनी मर्जी से एज्यूम करेंगे, चॉइस करेंगे, ये हमारी चॉइस होगी, उस चॉइस को, उसको नाम दिया गया गोसाइन सरफेस। उस सरफेस को, वो सरफेस उस पॉइंट से मस्ट बी पास थ्रू जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो। फोर्थ, बाय सिमेट्री, गोसाइन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। फोर्थ पॉइंट, गोसाइन सरफेस कभी भी डिस्क्रीट चार्ज से नहीं पास करेगी, है, कंटिन्यूअस चार्ज को क्रॉस कर सकती है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गॉस लॉ, हैं, अब हम इसके एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। गॉस लॉ आप समझ गए होंगे कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हो तो बस क्या कर देते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स निकल जाएगा। वो क्लोज सरफेस किसी भी शेप साइज की हो, कोई मैटर नहीं करता, छोटी हो बड़ी हो, हैं, किसी भी शेप की हो, नो मैटर, ठीक है ना। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं।